बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शेर अफजल मरवत साहब के जुमले बड़े वायरल होते हैं। उनका जुमला था बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, बड़ा वायरल हुआ। और आजकल उनका एक और बड़ा जुमला वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि वंडरफुल बगैरत। वैसे ये बात तो उन्होंने अपने एक शरीर बेटे के लिए कही थी, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उनका बेटा आ गया, उसने शरारतें की, जिस पर एंकर ने पूछा कि बड़ा शरीर बच्चा है, तो उन्होंने कहा ये वंडरफुल बगैरत है। प्यार से वैसे भी बंदा अपने बच्चों को कह देता है ये। लेकिन जो मंज़र मैंने आज आते हुए ऑफिस आते हुए देखा ना, तो मैं सोच रहा था कि यार ये किस किस्म के लोग हैं जो इस किस्म की पॉलिसियाँ बनाते हैं। खुदा की कसम, मैं आ रहा था तो अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है। मैं मतलब अगर घर से निकला ऑफिस के लिए आ रहा हूँ तो मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ, मैं रास्ते में कहीं स्टे वगैरह कम ही करता हूँ। मैंने रास्ते में एक शख्स को देखा जो कि कोई ज़ईफ़ुल उम्र भी नहीं था, नौजवान आदमी था, लेकिन वो बहुत परेशान बैठा हुआ था, बिल्कुल तन्हाई में, एक सायादार दरख्त के बिल्कुल नीचे। चूँकि मेरा मूवी जो ट्रैवल होता है ये लाहौर केनाल रोड से होता है, एक दरख्त के नीचे वो बैठा था। मैं भी वहाँ रुक गया कि यार ये बंदा यहाँ पे क्यों बैठा है, सर नीचे धंस के। तो जब उसने मुझे अपनी दास्तान बताई तो यकीन करे कि मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए। लोग बहुत परेशान हैं। मैं वो सारी दास्तान आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि उसके घर के क्या हालात हैं, क्या उसको मजबूरियां थी, लेकिन जो बात उसने बिजली के बिल के मुतालिक बताई वो रोंगटे खड़े करने वाली है। यार ये जो मुल्क की पॉलिसियां बनाने वाले हैं, इनको एहसास नहीं है गरीब का। अगर 200 यूनिट्स के अंदर आपका बिल है तो वो मेरा ख्याल है कोई 4,000 तक शायद आ रहा है बिल, और अगर 200 से 2 यूनिट भी ज़्यादा हो जाएं तो वो बिल चला जाता है 10,000 पे। खुदा का खौफ खाओ यार, इस कौम को जिंदा दरगोर ना करो, इतना मजबूर ना करो कि लोग अपना हक लेने के लिए उठ खड़े हों। और अगर लोग उठ खड़े हुए ना तो फिर इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। जैसे मैं शायद अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ ये वीडियो करते हुए, ये बात करते हुए, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इस वक्त मेरी सिचुएशन ये है कि मैं अपने जज्बात को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ, और वहाँ वो बंदा भी रो रहा था और मेरी आंखों से आंसू भी छलक गए थे। तो खुदा के लिए ये पॉलिसी बनाने वाले जो हैं ये ज़रा गौर फरमाएं कि आप क्या कर रहे हैं। ज़िंदा रहने का हक तो रहने दो लोगों के पास। इस कदर लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो इस मायूसी में गर्क होते जा रहे हैं। तो पॉलिसी बनाने वालों से गुजारिश है कि खुदा के लिए आपके पास तो बड़ी बड़ी मरात हैं, आपके पास तो लग्जरी लाइफ है, लेकिन एक गरीब आदमी का भी एहसास करें। जिस मुल्क में एक 20-25 हज़ार तनख्वाह लेने वाला या दिहाड़ीदार जो रोज़ाना का 1,000-1,500 रुपया कमाता है, वो बेचारा अपने बच्चों का जो है वो पूरा खर्च भी उठाए, अपने घर का किराया भी दे, वो गैस बिजली पानी का बिल भी उसी में से दे। लेकिन जिस अफसर साहब को लाखों रुपया तनख्वाह मिलती है, उनके लिए जनाब अली वो अपना कई 100 जो यूनिट हैं वो फ्री हैं। क्यों फ्री हैं? फिर उनसे भी बिल लिया जाए, इक्वल करें ना सबके लिए। ये जो जुल्म किया जा रहा है इस जुल्म को ख़त्म करें, इस पे गौर किया जाए। और अब आते हैं जनाब दूसरी तरफ। वैसे इसमें मैंने जो आपके साथ खबरें शेयर करनी है ना वीलॉग में, मेरा ख्याल है कि आपको बार बार ये फ़िक्रा आपके जहन में आता जाएगा, वंडरफुल बगैरत। हो सकता है इससे पहले भी आपके जहन में आ गया हो। तो सर, उमर अयूब साहब की जानिब से तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया गया है। अच्छा, ये बड़ा अचानक उनको याद आया और इस्तीफ़ा दे दिया गया, फिर इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन ज़रा देखिएगा कि ये इस्तीफ़ा आने से पहले क्या हुआ। इमरान खान का केस था इद्दत में निकाह वाला, और इस केस में तहरीके इंसाफ की ये ख्वाहिश थी कि उनके हक़ में फ़ैसला आ जाए, बल्कि वो तो तैयारी करके बैठे थे कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा, और इसीलिए उन्होंने भरपूर तैयारी कर रखी थी। तहरीके इंसाफ के कारकुनान को बुलाया गया था और पूरा जश्न का प्लान था, लेकिन फ़ैसला ख़िलाफ़ आ गया। अब फ़ैसला ख़िलाफ़ आते ही वो जो कल्ट है, इमरानी कल्ट जो है भाई, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने उमर अयूब पे अटैक कर दिया। उमर अयूब मुश्किल वहाँ से निकल पाए। ना सिर्फ उमर अयूब बल्कि कंवल शोज़ब और वो क्या नाम है अपना फैसल जवेद और दीगर लोग जो हैं
उन पर कारकुनान ने अटैक कर दिया, उनको गालियां निकाली, शेम शेम के नारे लगाए, उनको धक्के दिए गए और जो कुछ कहा जा सकता है, जो कुछ आप सोच सकते हैं ना, क्योंकि बंदा गुस्से में गालियां या जो कुछ कर सकता है वो वहाँ पे किया गया। उसके बाद उमर अयूब साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। भाई ये तो पहला इस्तीफ़ा है। इस कल्ट की वजह से देखिएगा कि एक सुनामी आने जा रहा है इस्तीफ़ों का, क्योंकि अगर आपने सियासत करनी है तो बंदा सियासत इज़्ज़त के लिए करता है, लेकिन अगर कारकुनान ने आपके गिरेबान पकड़ने हैं और सिर्फ इस वजह से पकड़ने हैं कि जी इमरान खान रिहा नहीं हुआ, भाई इमरान खान को अदालत ने रिहा करना है। तहरीके इंसाफ के वो लोग जो ये चाहते हैं कि इमरान खान अदालतों से रिलीफ मिले और वो जेल से बाहर आए, उनको चाहिए कि वो इमरान खान के केसेस को कानूनी तौर पे फ़ाइट करें। वो सियासी अंदाज में केस लड़ते हैं। अब क्या किया जाए कि जब आपके पास कानूनी दलील कोई नहीं है तो फिर आप कहें कि नहीं जी खातून होने पे आप इनको जो है वो रिलीफ दे दें, आप इनकी ज़मानत मंजूर कर लें। मतलब ये कौन सी दलील है? अब आप देखें कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भी कानूनी नुक्ता कोई नहीं था, दलील कोई नहीं थी, सिर्फ सियासी तकरीरें थी, सियासी जवाज़ थे। और अभी मखसूस नशिस्तों पे भी यही कुछ नज़र आ रहा है। और मखसूस नशिस्तों में तो अजीब माहौल बन चुका है कि केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, लेकिन चंद जजी साहिबान जो हैं इस केस को तहरीके इंसाफ के केस समझ रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन ऐसी दे रहे हैं जो तहरीके इंसाफ के हवाले से हों, वो सवालात ऐसे उठा रहे हैं जो तहरीके इंसाफ के हवाले से हों। तो समझ नहीं आ रहा कि जो केस अदालत के सामने आया, जो प्रे की गई अदालत के सामने, उसको नज़रअंदाज करके जज साहिबान अपनी ही मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक केस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये भी अजीब किस्म का काम नहीं हो रहा? एक चीज़ जो अदालत के सामने नहीं है उस पर अदालत किस तरह से जो है वो हुक्म जारी कर सकती है? बाकी देखें क्या होता है। पीर वाले दिन केस की समाअत होनी है, लेकिन इमरान खान के कल्ट की वजह से अभी जो हालात पैदा होते जा रहे हैं वो देखिएगा कि आने वाले दिनों में किस रुख की तरफ बढ़ते हैं। उमर अयूब के इस्तीफ़े के बाद जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट दाग दिया। उन्होंने इस पर जो है वो बड़ा वेलकम भी किया, खुशाइंद करार दिया, जी अच्छा हो गया, क्योंकि वो तो कई बार उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर कई लोगों के नाम लेके इल्ज़ाम लगा चुके हैं, रऊफ़ हसन वगैरह, कि जनाब ये तहरीके इंसाफ का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं और इन पर वो कहते थे इनको हटाया जाए। अब उमर अयूब साहब के इस्तीफ़े को उन्होंने वेलकम भी किया और साथ उन्होंने कहा है कि अगला इस्तीफ़ा जो है वो शिबली फराज साहब का होना चाहिए, उन्हें भी अपने ओहदे से साइड पे हो जाना चाहिए। अब इस ट्वीट के बाद शिबली फराज साहब भी जो हैं वो आग बगोला हो गए हैं, क्योंकि शिबली फराज ने बड़ी मेहनत करके ये ओहदा हासिल किया था। आपको याद है ना कि इलेक्शन से पहले शिबली फराज साहब भी उन लोगों में शामिल थे जो है वो अपना रूपोश हो चुके थे, जो पर्दा स्क्रीन से गायब थे। फिर उसके बाद जब ये मंज़र पे आए तो इन्होंने बाकायदा तौर पे इस हवाले से कंपेन की कि उन्हें सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया जाए, इस ओहदे की वजह से उनको शेल्टर मिल जाएगा, वरना उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उनके लिए मुश्किलात मसाइब होंगे। तो उन्होंने मिन्नत समाजत करके ये ओहदा हासिल किया। अब जनाब ये ओहदा वो कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे कि उमर अयूब साहब ने अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं छोड़ा, उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ा। वैसे भी ये ओहदा मुझे लग रहा है कि वो उनसे छीना जाना था। उसकी वजह यह है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात अभी तक जो है वो अपना मुतनाज़ा है, इस हवाले से मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है और इलेक्शन कमीशन तो ये सवाल उठा चुका कि जब आपके इंतखाबात ही नहीं हुए तो फिर ये ओहदे किस तरह से आपने बांट दिए हैं, ये सारे के सारे गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। तो उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ दिया और वो जो एक पार्लिमानी ओहदा था जिसके साथ मरात भी हैं वो अपने पास रखा। शिबली फराज साहब की जान भी इस ओहदे में है, तो कैसे वो ये ओहदा छोड़ दे, इसलिए उन्होंने शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ जो है बयानबाजी शुरू कर दी। इसी तरह आप देखें कि फवाद चौधरी जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है, चूँकि उन्होंने ट्वीट कर दिया था तहरीक इंसाफ से अलहदगी का, लेकिन आजकल उनको भी बड़े मरोड़ उठ रहे हैं और उनको लग रहा है कि मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो नालायक है और वो भी मैनेज की हुई क़यादत है। वो तो खैर उनको चूहे भी करार दे रहे हैं और भी
कई इल्ज़ामात उन पर लगा रहे हैं, ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन रऊफ़ हसन साहब, जिन्हें खौफ है कि अगर फवाद चौधरी वापस आए तो उनका ओहदा जो है वो छिन जाएगा, उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से कैटेगोरिकली कहा कि जी इमरान खान ने कहा है इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब इमरान खान ने कहा है या नहीं कहा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इमरान खान के करीब जो लोग हैं उनमें एक तो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, एक शिबली फराज साहब हैं, एक जनाब उमर अयूब साहब हैं और इसके साथ साथ रऊफ़ हसन साहब हैं। ये चंद अफराद हैं जो उनके करीब हैं। अब ये जेल से बाहर आके जो बात करते हैं वो समझा यही जाता है कि ये इमरान खान जो कह रहे हैं वही ये बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात अरूज पे पहुँचे हैं। ये भी सच है कि शेर अफजल मरवत, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के मुर्दा जिस्म में जान डाली, उनको एक साजिश के तहत बेइज्जत करके, उनकी तजलील करके उनको साइडलाइन किया गया। और फिर उसके बाद आप देखें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, वो सारी आपके सामने है। लेकिन एक और इनसाइड स्टोरी है जो शायद आपके सामने नहीं है। ये जो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये एक दो दिन पहले जो कौमी असम्बली से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान मुश्किलात का शिकार हैं तो फिर वो आएँ, हुकूमत के साथ बैठें और मामलात को हल करें, ये अचानक नहीं हुआ था। लेकिन इस तकरीर के बाद जो कुछ हुआ वो किसी प्लानिंग का नतीजा था, क्योंकि ये तकरीर भी प्लानिंग का हिस्सा थी। इस तकरीर से कबल कौमी असम्बली में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर यानी कि इसहाक डार साहब के चैम्बर में एक अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान और एक और अहम रहनुमा जो है वो मौजूद थे। और इस मुलाकात के दौरान बहुत सारे इश्यूज़ पे बातचीत हुई होगी। डेफिनेटली कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला क्या है? वो है सियासी स्पेस का मसला। वो मसला है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को फेस सेविंग मिले और चीज़ें आगे बढ़ सकें। क्योंकि आप देखें ना कि जब से इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से गो हेड दिया तो तब से हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ को फेस सेविंग नहीं दे रही। मतलब पूछा जा रहा है जी किससे मुज़ाकरात, क्यों मुज़ाकरात, किस इशू पे मुज़ाकरात, और ये ववेला मचा रहे हैं, ये इशू फलां, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान और इसहाक डार की मुलाकात के माबैन यकीनन कुछ अहम अमूर पे तबादला ख्याल हुआ, क्योंकि फिर उसके बाद, क्योंकि जिस वक्त ये मुलाकात हुई उस वक्त असम्बली का इजलास जारी था, वज़ीर आज़म ऐवान में मौजूद थे। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब और अली मोहम्मद ख़ान ऐवान में वापस आए और ऐवान में वापस आने के बाद इसहाक डार साहब ने वज़ीर आज़म के पास जाके उनके साथ कोई सरगोशी की, कुछ देर उनसे बातचीत की। फिर जब ये बातचीत कंप्लीट हुई तो बाद अज़ां मोहम्मद अली जो है वो पॉइंट ऑफ आर्डर पे खड़े हुए और उन्होंने पॉइंट ऑफ आर्डर पे बात करते हुए कहा कि जी तहरीक इंसाफ के साथ ये जुल्म किया जा रहा है, जेलों में हमें मुख्तलिफ़ मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हम डटे रहे हैं। हम सियासी लोग हैं, हम सियासत के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मुल्क को मसाइल से निकालना चाहिए, सियासतदानों ने निकालना है। जब उन्होंने ये बात की उसके बाद वज़ीर आज़म ने ये तकरीर की। अच्छा, वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद क्या होना चाहिए था? होना तो फिर ये चाहिए था ना कि अपोजिशन की तरफ से भी गुड जस्टर दिया जाता ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकती। लेकिन उमर अयूब साहब उठते हैं और उमर अयूब साहब जो हैं वो सारे किए किराए पे पानी फेर देते हैं। उन्होंने तकरीर की, फार्म 47, फार्म 45, चोर डाकू लुटेरे, मैंडेड चोर, फलां बात सारी चीज़ें ख़त्म। अब तहरीक इंसाफ वालों को ज़रा ये चाहिए कि थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें कि उमर अयूब साहब ने किसकी लाइन पे ये सारा कुछ किया। हालांकि अली मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं वो तो उन लोगों में शामिल हैं जो शायद कभी कभार इमरान खान से मुलाकात कर पाते हैं। हाँ, वो तहरीक इंसाफ का रियल फेस ज़रूर है और वो कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस निकल आए। लेकिन उमर अयूब साहब रियल फेस नहीं है यार। उमर अयूब साहब तो कभी परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, कभी वो क्यू लीग का हिस्सा थे, कभी वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, कभी वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे, आजकल वो इमरान खान के साथ हैं।
मतलब वो कि तहरीक इंसाफ का रियल फेस नहीं है। लेकिन ये तहरीक इंसाफ वालों का काम है कि ज़रा चेक कीजिए कि ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है। क्या वाकई ही शेर अफजल मरवत जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि इमरान ख़ान को दानिस्ता तौर पे जेल में रखने की साजिश की जा रही है और ख़ुद इनके अपने लोग इसमें मुलव्वस हैं, वो लोग मुलव्वस हैं जो अहम ओहदों पे हैं? तो ये काम जो है वो तहरीक इंसाफ वालों का है। अब आप ज़रा चेक कीजिएगा कि ये सारा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कहाँ कहाँ पे इस पूरे मुल्क में। मैं ये नहीं बात कर रहा कि जी तहरीक इंसाफ में, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे वंडरफुल बगैरत मौजूद हैं। ये आप लोग इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा और इसके लिए चैनल का कमेंट सेक्शन हाज़िर है। और वही दरख्वास्त आप दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।